कैसे आप सभी लोग, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने क्या सीख लिया, ओम का नियम भी सीख लिया है और प्रतिरोधों को कैसे जोड़ते हम लोगों ने सीखा था, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में। आज हम सीखते हैं कि जो है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि जो है कैसे वर्क करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो है जो हम करंट फ्लो कराते हैं वो कितना वर्क करती है, अर्थात किसी चालक तार में बे विद्युत ऊर्जा। ठीक है, किसी चालक तार में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बे विद्युत ऊर्जा कितनी होती है। पहले हेडिंग क्या रहेगी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसको जानने के पहले हम लोग क्या जानेंगे कि किसी चालक तार में कितनी ऊर्जा बे होती है और कैसे खर्च होती है। सबको पता है कि किसी भी चालक में अगर मान लीजिए करंट फ्लो होना चालू हो तो क्या होती है, वो वर्क करती है। पंखा चलता है, टीवी चलती है या बल्ब जलता है, तो जब भी किसी भी सर्किट में घर में वायरिंग में क्या होती है, करंट फ्लो होती है तो अलग अलग वर्क करती है। बल्ब में जब वो इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो बल्ब को जलाते हैं, पंखे से होकर गुजरते हैं तो पंखे को घुमाते हैं। तो हमने देखा कि जो वो चार्ज हैं, आवेश हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग वर्क करते हैं। तो आज हम यही देखते हैं कि किसी भी कंडक्टर या किसी चालक में बे विद्युत ऊर्जा, किसी भी चालक में बे विद्युत ऊर्जा, किसी भी चालक में बे विद्युत ऊर्जा की गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। विद्युत ऊर्जा की गणना तो हम क्या कहेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाई, किसके द्वारा कंज्यूम की गई है, कंज्यूम्ड बाई चालक, किसी भी चालक, कंज्यूम्ड बाई कंडक्टर, है ना, किसी भी कंडक्टर के द्वारा वो कितनी एनर्जी। तो सबको पता है कंडक्टर में बहुत सारे लोड लगे होते हैं, पंखा लगा होता है, टीवी लगी होती, कूलर लगा होता है, मोटर लगी हुई होती, और सब में चार्ज जाते हैं और हीट करते हैं और अलग अलग वर्क करते हैं। अच्छा, कोई भी चार्ज चलना चालू करता है तो देखो क्या होता है, चार्ज कब चलता है, जब हम उनके बीच क्या लगाते हैं, पोटेंशियल लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, अथवा विभवांतर जब लगाते हैं। किसी भी चालक में धारा कब बहती है, जब हम उसके बीच में क्या लगाते हैं, विभवांतर लगाते हैं, और विभवांतर लगाने से क्या होते हैं, चार्ज चलते हैं और कुछ वर्क करते हैं। तो हमने सीखा था V क्या होता था, V इक्वल टू विभवांतर की परिभाषा में क्या पढ़े थे, V इक्वल टू W अपान Q, मतलब Q चार्ज को ले जाने में जब हम कितना काम करते थे, W काम करते थे। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, Q चार्ज को ले जाने में, Q चार्ज को ले जाने में कितना काम करना पड़ता था, W काम। तो वही 1 यूनिट चार्ज को हम लोग क्या कहते थे, उसका पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको हम पढ़े थे विभव बराबर होता था, इसको क्या पढ़े थे, W अपान Q। कब विभवांतर और विभव हमने बता दिया था, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब हम कैलकुलेट करते थे उसका विभवांतर बताते थे। तो W अपान Q क्या होता है कि वो अच्छा, यहाँ से अगर हम कहते हैं विभव की परिभाषा क्या होती है, अगर इन्फिनिटी है, हमने कहा कि V इक्वल टू W अपान Q, मतलब क्या, ये क्या होता है, इसका मात्रक जूल, इसका क्या होता है, कूलाम। तो हमको यहाँ से क्या नजर आता है, हम कह दें कि क्या होता है 1 जूल, 1 वोल्ट कितना होगा, 1 वोल्ट बराबर, इसको हम लिख सकते थे 1 जूल बटे 1 कूलाम, ये आप लोगों ने सीखा ही था। अर्थात 1 वोल्ट कितना कार्य होता है कि 1 जूल जब भी चार्ज क्या करे, 1 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना काम करना पड़े, 1 जूल, या हम कह सकते हैं 1 जूल कार्य कितने कूलाम को ले जाने में, 1 कूलाम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो कितने के बराबर होता है, 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो 1 वोल्ट कितना होता है कि 1 जूल कार्य ना, कि 1 जूल कार्य करने में कितने कूलाम को ले जाने में, 1 कूलाम आवेश को ना, 1 कूलाम आवेश को ले जाने में इतना कार्य हमको करना पड़ता। तो अगर हम यहाँ से कार्य निकाल लें तो W बराबर क्या होगा, सबको पता है W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इधर जाएगा, Q इंटू V। तो हमने यहाँ से कार्य की परिभाषा क्या बना ली कि Q आवेश है ना, कितने आवेश, Q आवेश को ले जाने में ना कितना विभवांतर लगाना पड़ता है, V विभवांतर, है ना, Q आवेश को ले जाने में कितने का हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा है, V का। तो हम क्या यहाँ लिख सकते थे, यदि किसी चालक के सिरों ना, ये सिरे, इन सिरों पर हमने कितने का पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर क्रिएट करा है, V का, सिरों पर V विभवांतर, कितने विभवांतर, V विभवांतर लगाने से
कितने चार्ज फ्लो हों, क्यों चार्ज जो है फ्लो हों, क्यों आवेश प्रवाहित हो तो वर्क करेगा, क्योंकि चार्ज चलना चालू हो रहे तो वर्क होगा। क्यों आवेश प्रवाहित हो तो किया गया कार्य, तो किया गया कार्य को किससे दिखाएंगे, W इक्वल टू, आप लोगों ने वहाँ सीख लिया क्या, Q इंटू V, ये आपने पढ़ लिया। लेकिन याद रखिएगा कि Q इंटू हमने क्या पढ़ा, V, लेकिन आवेश में हम करंट की गणना नहीं करते। करंट जब चलना चालू होती तो हम आवेश को किस टर्म में लिखते हैं, आप लोगों ने सीखा था, आवेश किस में लिखते थे, I इंटू टी। क्यों, क्योंकि करंट की परिभाषा क्या पढ़े थे, Q बाई टी, अर्थात वन क्या लिखते थे, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती थी, विद्युत धारा, अर्थात जो है करंट फ्लोइंग क्या कहते थे, 1 यूनिट चार्ज ना, या 1 यूनिट चार्ज फ्लोइंग इन 1 यूनिट टाइम, इज क्या कहलाती थी, करंट कहलाती थी। अर्थात एकांक आवेश, हमने क्या लिख दिया, गलत लिख दिया क्या, एकांक आवेश है ना, I इक्वल टू क्यू अपान टी, यहाँ से Q इक्वल टू आई टी, ठीक है ना। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती थी, विद्युत धारा कहलाती थी, I इक्वल टू क्यू अपान टी। तो हमने यहाँ से देखा Q को किसके टर्म में लिखेंगे, I इंटू टी के टर्म में लिखेंगे, किसके टर्म में लिखेंगे, I इंटू टी। तो चूंकि यहाँ पे क्या लिखोगे, Q इक्वल टू I इंटू टी, क्योंकि यहाँ पे लिख देना ना, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। तो हमने यहाँ पे देखा W इक्वल टू, इसके यहाँ क्या लिखोगे, I इंटू टी इंटू वी, फिर मैंने इसको ढंग से लिख लिया, हमने लिख लिया VI टी, इक्वेशन 1। तो हमने देखा कि किया गया कार्य किसके बराबर होता था, VI इंटू टी। अच्छा, ये किसको दिखाता है, हमको यहाँ से नज़र आता है कि किया गया कार्य किसके बराबर होगा, यदि किसी भी चालक के सिरों के बीच, है ना, कितने का विभवांतर लगाया जाए, V विभवांतर T समय तक, कितने समय तक, T समय तक लगाने से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो, I, तो किया गया कार्य कितना होगा, W। अर्थात किसी चालक के सिरों के बीच V विभवांतर है ना, V विभवांतर, क्योंकि विभवांतर लगाओगे तभी धारा प्रवाहित होगी। V विभवांतर लगाने से I एम्पियर की करंट, I एम्पियर की धारा, V वोल्ट विभवांतर लगाने से I एम्पियर की धारा प्रवाहित, I एम्पियर की धारा, V वोल्ट का विभवांतर T सेकेंड तक, यहाँ लिख लो, V वोल्ट का विभवांतर T सेकेंड तक लगाने से I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो किया गया कार्य, चालक के पर किया गया कार्य, आप लोग क्या लिखेंगे, यही है ना, ये W इक्वल टू V इंटू आई। इसका मतलब क्या है कि किसी भी चालक के सिरों के बीच हमने V विभवांतर लगाया है जिससे I धारा प्रवाहित हुई और कितने समय तक, T सेकेंड तक। तो अगर 1 सेकेंड की बात होता तो W इक्वल टू V आई ही आ जाता, लेकिन हमने कह दिया कितने समय तक, T समय तक, कितने समय तक हमने किया है, T समय तक की। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। तो एक ये बना था, एक ये बना है, और मैं इसको एक टर्म में और यूज कर सकता था, W इक्वल टू क्या होता है, हमको पता है, अगर V को हम चेंज कर लें किसमें, W इक्वल टू वी आई टी, चूँकि V इक्वल टू क्या होता है, मान लीजिए किसी भी रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर में प्रवाहित हो रही तो उसका अपना एक रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा। तो हम क्या लिखेंगे, यदि चालक का प्रतिरोध, यदि चालक तार का प्रतिरोध क्या हो, R हो, तब V इक्वल टू क्या होगा, I इंटू R। तो V की है I R, आप रखिए, क्या हो जाएगा, I इंटू टी, I को I से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आ जाएगा, I स्क्वायर R इंटू टी। एक ये बना। तो हमने कितने इक्वेशन देखे यहाँ पे, 3 बने, और तीनों क्या है, किसी भी कंडक्टर पे किए गए कार्य हैं, इसलिए हम तीनों को क्या लिख लेंगे, एक साथ लिख लेंगे, इधर यहाँ दिख ही रहा होगा। तो W इक्वल टू आप लोगों का क्या आया, W इक्वल टू पहला क्या, Q V
इक्वल टू VI2 इक्वल टू I²R/T। ये हमने देखा कि किसी भी कंडक्टर में कार्य होता है। ये मैथमेटिकल तरीका है, सबका अलग अलग है। जब ये जो अगर किसी भी चालक पे किए गए कार्य आप निकाल लें, जो भी इस मीटर में दिए गए होंगे, कह दिया जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस V लगाया गया है, चार्ज क्यों फ्लो होते तो कार्य निकालो, डायरेक्ट निकाल लेंगे। फिर कह दिया गया कि V पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से I एम्पियर की करंट T सेकंड तक फ्लो होती, तब कार्य निकालो, तो ये वाला लगाओगे। फिर कह दिया गया कि किसी चालक का प्रतिरोध R कुछ दिया गया है, इसमें इतनी धारा प्रवाहित इतने समय तक हो रही, तब आप ऐसे कार्य निकाल लेंगे। जिस टर्म में दिया गया है आपके जो भी सवाल आएंगे उसमें उस हिसाब से हम लोग क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। अच्छा, सबको पता है कि जब ऐसे फ्लो होते हैं तो क्या होती है, करंट फ्लो होती। लेकिन हम कई बार क्या देखते हैं, घर में हीटर लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं, तो क्या देखते हैं कभी कभी कि वो क्या करता है, उसमें भी तो हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं प्लग के सॉकेट के द्वारा। सॉकेट में 220 वोल्ट की अगर करंट है तो 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस उसमें लगेगा और वो वर्क करती उसके अंदर। और हम कभी कभी देखते हैं हीटर क्या हो जाता है, लाल तप्त होकर चमकने लगता है और कुछ समय बाद हमारा कमरा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो हम कहते हैं कि वो उस समय क्या देती है, हीटर क्या देता है, हीट देता है। तो वहाँ पे क्या होता है, क्या वहाँ पे वर्क होता है कि नहीं होता है। तो हम जब सोचने चालू करते हैं तो हमको क्या समझ में आता है कि जब भी हम हीटर में करंट को फ्लो कराते हैं तो क्या होता है, उसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस लगा, उसमें भी चार्ज चले, और उसमें जब चार्ज चलता है, लेकिन चार्ज चलने से क्या, चार्ज चलने का मतलब क्या, करंट फ्लो होती, वी W इक्वल टू क्या होता है, V×I×T। और जो भी हीटर लगा हुआ है वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रतिरोध वाले का लगाया जाता है। अच्छा देखो, कम प्रतिरोध का लगाया जाए तो क्या होगा, हमने देखा कि प्रतिरोध जो भी होते हैं, अगर प्रतिरोध हल्का है तो धारा सुगमता से चलेगी, धारा के चलने के मार्ग का विरोध नहीं होगा। और जो प्रतिरोध बढ़ते जाते हैं तो धारा के चलने का मार्ग का क्या करते हैं, विरोध। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने सीखा था कि करंट और जो I होती है उसके प्रतिरोध के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती, व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात धारा और प्रतिरोध एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो अगर हमने कहा कि हम प्रतिरोध बढ़ाते जाएंगे तो करंट कम फ्लो होगी, लेकिन हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस हमने किसी भी चालक तार में लगा दिया, वो इतनी एनर्जी लेकर चल रहे हैं, उसके अंदर चार्ज चलना चालू करेंगे इसके अंदर। और सबको पता है अगर इसके अंदर क्या बहुत सारे एटम्स होते हैं, कुछ एटम से इलेक्ट्रॉन निकल चुके होते हैं जो फ्री होते हैं, वो लगातार आयन से टकराते, आयन से भी टकराएंगे और अन्य जो एटम्स हैं उनसे भी वो टकराते हैं। तो हम देखते हैं कि जब चार्ज इसके अंदर चलना चालू करते हैं तो बार बार किससे टकराते हैं, क्यों, क्योंकि एटम्स और जो आयन्स होते हैं वो अंदर के नहीं चलते, वो तो अपनी जगह स्थिर होते हैं, वो इतने भारी होते हैं कि कंडक्टर में फ्रीली मूव कर ही नहीं सकते। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, आवेश होते हैं, वो लगातार उनसे क्या होते हैं, टकराते हैं। कोई बहुत स्पीड से चला, आगे एक आयन आया, टकरा गया, स्पीड धीरे हो गई, लेकिन उसको हमने सेल के द्वारा इतनी एनर्जी दी है कि टकराने के बाद रुकेगा नहीं, वो टकराएगा, फिर उसको एनर्जी बाहर वाली इतनी मिली हुई कि रुकने वाला नहीं, फिर अगले से टकराएगा और वो उसकी भीड़ में टकराते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा। जैसे बहुत सारी मेले में भीड़ हो, एक लड़का दौड़ता हुआ चला जाए टकराते हुए, लेकिन रुके ना, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या उस भीड़ में टकराते हुए निकल जाता है और इस पार से उस पार हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन बार बार टकराता है, जब वो आयन्स और एटम से टकराता है उसने उस पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। फोर्स लगाने के बाद क्या होता है, वो उस एटम को वहाँ से डिस्प्लेस करता है, हटाता है अपने मार्ग से और आगे बढ़ता है, फिर हटाता है, फिर बढ़ता है या खुद हटता है। तो हम क्या देखते हैं बार बार कि फोर्स लगता है, बल लगता है, बल के साथ क्या होता है, विस्थापन होता है। और कार्य की परिभाषा तो भी यही है। मैकेनिकल एनर्जी में आप लोगों ने क्या पढ़ा कि कार्य कब होता है, कार्य तभी होता है जब किसी वस्तु में क्या लगा हो, बल लगा हो, और बल लगने से क्या हो, विस्थापन हो। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बल लगाता है, विस्थापन करता है, बल लगाता है, विस्थापन करता है। और बल और विस्थापन लगाने से वो एटम्स के अंदर चार्ज क्या कर रहे हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो चार्ज हमको दिखता नहीं। लेकिन हम क्या देखते हैं, कुछ समय बाद क्या होता है कि वही जो तार उसके अंदर नाइक्रोम का जो लपेटा हुआ था हीटर में, वो कुछ देर बाद चमकने लगता है। तो हमको क्या समझ में आया कि उस जो चार्ज ने उसके अंदर बार बार टक्कर देके जो कार्य किया, वो कार्य किस में बदल चुकी है, हीट में बदल गई, ऊष्मा में बदल गई। बात समझ पाए। तो अगर उस हीटर में नाइक्रोम का तार नहीं लगाते, केवल कॉपर का ही लगाएं तो वो नहीं चमकता है।
एल्युमिनियम का लगाएं वो नहीं चमकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रतिरोध इतना ज़्यादा होता ही नहीं, प्रतिरोध कम होता है, और प्रतिरोध इतना कम होता है कि उनमें इतनी टक्कर होती नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं। हमने कंडक्टर में पढ़ा था कि जो चालक होते हैं उनमें क्या होते हैं, जो है धारा बहुत सुगमता से प्रवाहित होती है। जब प्रतिरोध कम होता है धारा बहुत आसानी से प्रवाहित हो रही, टक्कर बहुत कम होंगे, तो जब टक्कर कम होगी तो वर्क कम होगा, वर्क कम होगा तो वो हीट में नहीं बदलेगा। लेकिन नाइक्रोम वगैरह, नाइक्रोम, टंगस्टन, ये सब क्या होते हैं, इनका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, इतने ज़्यादा इनका प्रतिरोध होता है कि इनमें चार्ज को चलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम इतनी हैवी करंट बाहर से देते हैं, करंट देने का मतलब क्या कि हमने बाहर इतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराया है कि उनके पास अब इतनी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराने का मतलब क्या कि उसके पास वर्क कर सकता है ना, उसके पास वर्क करने के लिए क्या है, एनर्जी है। वो अब इतना वर्क कर सकता है कि वो इनके इस पार से उस पार निकलेगा, फोर्स लगाएगा, डिस्प्लेस करेंगे और निकल जाएगा, वो रुकेगा नहीं। जब रुकेगा नहीं तो हर बार क्या करेगा, कार्य करेगा, और वही कार्य क्या होता है कि उस को गर्म कर देता है, उस तार को गर्म कर देता है। किस तार को? नाइक्रोम, टंगस्टन, इन सबको फिलामेंट, इनके फिलामेंट को क्या कर देता है, गर्म कर देता है। पहले 100 वाट के जो बल्ब आते थे उनमें भी हम देखते थे गर्म होकर चमकने लगता था। हीटर में भी क्या करता है, नाइक्रोम को इतना ज़्यादा गर्म कर देता है कि धीरे धीरे गर्म होता जाता है, कुछ समय बाद देखते हैं कि वो एकदम लाल तप्त होकर चमकने लगता है। तो वो किसका प्रभाव है? हमने कहा कि जब हम उस तार में धारा को प्रवाहित कराते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री, वो बार बार आयन से टकराते हैं और उस टकराने में उनको लगातार कार्य करना पड़ता है, और वही कार्य क्या करता है, उस अवयव को, उस नाइक्रोम के तार को क्या कर देता है, उसको गर्म कर देता है, और वो गर्म होकर क्या होता है, धीरे धीरे चमकने लगता है। जब चमकने लगा तो ये क्या है, हमने इसमें धारा तो प्रवाहित कराई थी, इलेक्ट्रिक करंट, तो हमने कहा ये विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है, ऊष्मीय प्रभाव। क्यों? क्योंकि करंट को फ्लो कराने से ये क्या हो गया है, हीट हो गया है। तो इसका मतलब विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव हो गया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसे ही क्या कहा गया, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा गया। बात समझ पाए आप लोग? बहुत ज़्यादा बोरियत लगी होगी, लेकिन ऐसा हुआ। लेकिन हमने इसमें क्या देखा कि अगर हल्के प्रतिरोध कॉपर वगैरह एल्युमिनियम लगाते थे तो नहीं चमकता था। तो हमको क्या समझ में आया कि अगर विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव देखना है तो हमको क्या चाहिए, अधिक प्रतिरोध वाला तार लगाएंगे जिसका प्रतिरोध ज़्यादा हो। प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो टक्कर ज़्यादा होगी, टक्कर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा कार्य करेगा, ज़्यादा कार्य करेगा तो ज़्यादा चमकेगा। दूसरा हमने क्या देखा कि हमने जितनी ज़्यादा करंट फ्लो कराई उतना ही ज़्यादा वो चमका। करंट फ्लो कराने का मतलब जितना करंट किसको दिखाता है, I = Q/T। आई बढ़ी, क्यू बढ़ा। क्यों? क्योंकि हमने देखा था आई की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती, क्यू पे। 1 क्यू थे, 2 क्यू थे, 3 क्यू, तो ये जितना बढ़ता जाएगा करंट बढ़ती जाएगी। तो हमने कहा करंट हम जितना बढ़ाते गए चार्ज की संख्या क्या होती है, बढ़ते गए, आवेश बढ़े। जितने आवेश बढ़ेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और जितने फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा टक्कर होगी। जितनी ज़्यादा टक्कर होगी उतने ज़्यादा बल लगाएगा, विस्थापन होगा, और जितने बल विस्थापन होगा उतने ज़्यादा कार्य करेगा, और जितने ज़्यादा कार्य करेगा उतने ज़्यादा वो जल्दी क्या होगा, चमकेगा। विद्युत धारा का उसमें क्या हो जाएगा, प्रभाव होगा। बात समझ पाए? तो किसी चीज़ में उसमें प्रभाव देखने के लिए हमको कितनी चीज़ों की जरूरत पड़ी, 2। एक क्या था, प्रतिरोध होना चाहिए, हैवी, अधिक प्रतिरोध वाला होना चाहिए। दूसरा उसमें क्या होनी चाहिए, करंट होनी चाहिए। ठीक, तो हमने I और R के टर्म में देखा क्या, हीट उत्पन्न होती है। लेकिन हीट जो उत्पन्न होती है वो किसके बराबर होती, किए गए कार्य के बराबर होती। तो मैं इसको मिटाता हूं, फिर मैं देखता हूं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। आप लोगों को मैंने समझा दिया है, अब हम क्या देखेंगे, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव देखेंगे। मैं मिटा देता हूं। हम लोग क्या देखते हैं, चालक में उत्पन्न ऊष्मा की गणना ना, चालक में उत्पन्न ऊष्मा की गणना मतलब क्या, कैलकुलेशन ऑफ हीट, कैलकुलेशन ऑफ हीट, कैलकुलेशन ऑफ हीट एनर्जी ना, हीट एनर्जी कर दो या केवल हीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हीट प्रोड्यूस्ड इन, किस में प्रोड्यूस हुई है, प्रोड्यूस्ड इन कंडक्टर,
किसी भी कंडक्टर में कितनी जो हीट उत्पन्न हुई है उसकी गणना हम लोग करेंगे। अच्छा कितनी, हमने कहा जितना कार्य करता है वही हीट में उत्पन्न होती है, तो हम कहेंगे लेकिन एक शर्त है कि वो हीट किस में। अच्छा हम लोग कई बार देखते हैं मोबाइल चार्ज कर रहे थे, बैटरी गर्म हो गई, तो उसमें क्या देखते हैं, कुछ वर्क करती, कुछ हीट में बदलती। पंखा चल रहा था बहुत देर तक, कुछ गर्म हो गया। मोटर चल रही थी, छू के देखते हैं, हाथ हटा लेते हैं, क्यों, क्योंकि उसने कुछ वर्क किया पानी को उठाने में, पंखा चलने में कुछ वर्क किया और कुछ हीट में बदल गया, तभी तो बाहर का गर्म हो गया। लेकिन हमको इस समय क्या चाहिए, केवल ऊष्मा चाहिए। तो हम मानते हैं कि क्या, कि यदि चालक केवल अपनी ऊष्मा को क्या करे, अन्य किसी भी ऊर्जा में ना बदले, केवल कौन सी ऊर्जा में बदले, ऊष्मा की ऊर्जा में। कौन कौन सी ना बदले, पंखा चल रहा था केवल गर्म ना हो, अगर वो नाइक्रोम का तार लगाया तो वो प्रकाश और प्रकाश ना दे कि चमके पूरा कमरा, केवल क्या बदले, हीट में बदले, ऊष्मा में। तो हम क्या कहेंगे, यदि चालक केवल अपनी संपूर्ण विद्युत ऊर्जा को किसी अन्य ऊर्जा में ना बदल कर केवल किस में बदले, ऊष्मीय ऊर्जा में बदले। यदि चालक में प्रवाहित धारा I V वोल्ट का विभवांतर लगाने से, है ना, प्रवाहित धारा I वाली की वैद्युत ऊर्जा अन्य किसी ऊर्जा में न बदलकर, अन्य किसी मतलब रासायनिक हो गई, है ना, प्रकाश हो गई, ये किसी भी ऊर्जा में न बदलकर संपूर्ण ऊष्मीय ऊर्जा में बदले। ऊष्मीय, ये ऐसे मैंने लिख दिया ना, ये लिखा नहीं मिलेगा, ऊष्मीय ऊर्जा में बदले। कंडीशन इसलिए हो गई ना कि आपको केवल उसी का कैलकुलेशन करना, नहीं एरर आएगा कैलकुलेशन में, बदले तब। चालक पर किया गया कार्य ही, कि चालक पर किया गया जो भी कार्य करेगा किस में बदलेगा, ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, ये आपको समझना चाहिए ना, जो भी कार्य करेगा वो उसकी ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाएगी। तो हमने कितना कार्य किया था, W = V क्या किए थे, I² R × T। ठीक, हमने यही कार्य किया था। पहले हमने लिखा था W = लिख लो, V × I में लिखा था, इसको मैंने बदल दिया था। क्यों, क्योंकि हमको किस टर्म में चाहिए था, हमने कहा किसी भी चालक में बदलती है तो केवल किस में बदलती, वैद्युत धारा पे डिपेंड करती है और उसके प्रतिरोध पे, बल्कि कैलकुलेशन की दृष्टि से बढ़िया रहेंगे। लेकिन कौन कौन पे डिपेंड करता था, वैद्युत धारा, चूंकि ऊष्मीय ऊर्जा चालक के वैद्युत धारा I और लोड, है ना, लोड मतलब प्रतिरोध, है ना, R पर निर्भर करती है। तो हम इसको किस में बदलेंगे, I और R में ही बदलें, बाकी हमको नहीं चाहिए, हो जाएगी। इसलिए W = इसको लिख लो, W = I, V को हमने किस में बदल दिया, I और R के टर्म में, और हमको V को ओम के नियम से I और R के टर्म में बदलना आता है। ओम के नियम से क्या होता है, V = I × R होता है। I × R रखोगे तो I² हो जाएगा, × R हो जाएगा। देखो V को हमने किस में बदल दिया, I × R में बदल लिया। अच्छा ये T था, T लगा लो, किस में बदल लिया, I² R × T। अब हम क्या देखते हैं, W = I² R × T, और यही ऊष्मीय ऊर्जा होगी, इसलिए इसको हम किस में दिखा देते हैं, W = H। किया गया कार्य किस में बदलेगी। अच्छा लेकिन याद रखना, ये जो ऊष्मीय ऊर्जा आई, क्योंकि जो कार्य होता है, कार्य की मात्रा किस में लिखते हो आप लोग, जूल में लिखते हो। किस में लिखते हो, जूल में। लेकिन जो ऊष्मा की गणना होती है उसको हम लोग कैलोरी में करते हैं, इसलिए जूल को कैलोरी में बदलने के लिए क्या करते हैं, चूंकि कैलोरी जो है बड़ा मात्रक है, इसलिए एक कैलोरी में 4.2 जूल आते हैं। 1, 2 या जो 2 लिखता है, जैसे भी मिले आपको ना वैसे लिख लेना, उसे सब अप्रॉक्स चलेगा। तो हमको अगर जूल को कैलोरी में बदलना है तो डिवाइड कराना पड़ेगा। तो 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। तो हम यहाँ से याद कर लेते हैं कि अगर
अगर 1 जूल निकालना है, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.2 जूल होते हैं। तो 1 जूल बराबर कितना आ जाएगा? 4.2 कैलोरी। ठीक, तो ये लोग हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ तक ही हो गया, मिटा दें, ऊपर वाली लाइन मिटा देते हैं। ये हमारा किस में है? जूल में है। हमको किस में बदलना है? कैलोरी में। तो हम इसको किससे डिवाइड करा देंगे? 4.2 से। ठीक है, क्यों? क्योंकि जूल में है। ये भी किस में है? जूल में। हमको किस में चाहिए? हम ऊष्मा की गणना किस में कहते हैं? कैलोरी में। तो हमने अभी बता ही दिया कि हम केवल भाग कराएंगे। तो हीट इक्वल टू क्या आ जाएगा? I² R T डिवाइड बाई ये। अब ये किस में है? कैलोरी में। अच्छा, अन्य मात्रक भी जो भी सब कार्य किए गए थे सब इसी में आए थे, तो हमने सबको लिख दिया। आपको बुक में सारे मिल जाएंगे। तो चूँकि VIT भी था तो VIT अपान भी 4.2 मिल जाएगा। लेकिन ये मेन ये, ठीक है, बाकी अगर कैलकुलेशन के लिए आते हैं तो आप सारे यूज कर लीजिएगा। ये भी कैलोरी में। और एक और आपने प्रूव किया था, क्या प्रूव किए थे? W इक्वल टू QV किए थे। और VI को हम बदल लेते थे, इसको बदल लो, देखो V² इसको बदल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं लेकिन कर लो अगर करना चाहो। VIT होता है और I को अगर हम V/R में बदल लें तो V इंटू V/R होगा, V²/R इंटू T हो जाएगा, इसलिए V²/R इंटू T कैलोरी। लेकिन T है, लेकिन 4.2 से भाग भी। ठीक है, ये याद रखेंगे हम लोग ऐसे। ये सारे कैलकुलेशन है जो हमको याद रखना है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज करेंगे नहीं, लेकिन हमको एक चीज़ पता चल गई कि अगर ऊष्मीय प्रभाव देखना है तो हमको क्या चाहिए? करंट चाहिए और प्रतिरोध बढ़ा हुआ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उतने ज़्यादा कोलिजन हो। अच्छा, विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव की आए तो आप लोग यही लिखेंगे, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो जो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन बारंबार आयनों से टकराते रहते हैं, जिससे क्या होता है, उनको उस इलेक्ट्रॉनों को बहुत ज़्यादा कार्य करना पड़ता है और ये किया गया कार्य ही क्या होता है? ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ये मैंने बोल दिया, चाहे ना तो आप लोग लिख लेना, बाकी आपको समझ में आ ही गया, आप लोग आराम से लिख लेना। इसी के सिद्धांत पे हम लोग क्या बनाते हैं? हीटर बनाते हैं। विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पे हम लोग क्या बनाते हैं? हीटर बनाते हैं, बल्ब बनाते हैं। क्यों? बल्ब में भी क्या फिलामेंट तप्त होकर चमकने लगता है और वो क्या होता है? प्रकाश भी देता है। ठीक है, जो पहले के बल्ब बनाए जाते थे। तो जो बल्ब हैं, हीटर हैं, वो इन्हीं के सिद्धांत पे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, प्रेस भी पढ़ोगे, वो भी क्या करती है? हीट बदलती है, गर्म होता है, तप्त होता है। तो बल्ब, हीटर, इनमें जब पढ़ोगे तो इनमें कुछ चीज़ें ली जाती। अगर किसी भी चीज़ को बनाना मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग पढ़ लेना कि जिस भी फिलामेंट को लोगे तो इसमें हम टंगस्टन यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर तुमने गर्म करना चालू किया तो अगर मान लो इसको गर्म करना चालू किए, गर्म करेंगे तो क्या होगा? पिघल जाएगा। तो हम क्या चाहेंगे कि गर्म करने पर वो चमके लेकिन पिघले ना। नाइक्रोम इसी तो ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि अन्य के भी प्रतिरोध ऐसे हो सकते थे, लेकिन क्या कि वो पिघले ना। पिघलेगा कौन नहीं? जिसका मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु क्या होगा? बहुत ऊपर होगा। गलनांक आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं 9th में। गलनांक, हिमांक, ये सब क्या होता था? गलनांक बिंदु क्या होता है? इसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मैं इसको समझा दे रहा हूँ। मेल्टिंग पॉइंट ये वह ताप है जिस पर क्या होता है? इस ताप के ऊपर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हीट देंगे तो पिघल जाएगा। सबका अलग अलग होता है। इसका अलग होगा, लोहे को बहुत ज़्यादा गर्म करो तब भी नहीं पिघलता है, सोना जल्दी पिघल जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि हर चीज़ के पिघलने के लिए अलग अलग ताप चाहिए। कोई चीज़ कुछ कम ताप पे पिघलती, कोई ज़्यादा पे, कोई और ज़्यादा पे। तो जो जिस ताप पे पिघलना चालू हो जाए तो उस ताप के पहले वो कभी नहीं पिघलेगी। हम नीचे से टेम्परेचर बढ़ाना चालू करेंगे, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। हमने कहा यहाँ पे हमने टंगस्टन को रखा, इसके नीचे नहीं पिघलेगा। इसके नीचे कितना भी करते जाए, लगभग टंगस्टन 3380 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलता है। तो अगर उसके पहले हम 1800, 2000, 2500 करेंगे, वो नहीं पिघलेगा। तो हम लोग हीटर में क्या यूज करते हैं? ऐसा तार लेते हैं कि जिसका क्या हो? मेल्टिंग पॉइंट बहुत ऊपर हो, गलनांक बिंदु क्या हो?
बहुत ऊपर हो। क्यों? क्योंकि हम जब गर्म करते हैं, तार में करंट बढ़ाते हैं, तो क्या करता है वो हीट में बदलता है, और हर बार हीट में बदलेगा। जब हीट में बदलेगा तो धीरे धीरे चमकना चालू करेगा, चमकना चालू करेगा, वो चमकने लगेगा। एक समय उसका ताप लगातार बढ़ते जाता है, और बढ़ना चालू किया ताप तो धीरे से नीचे बढ़ना चालू किया, ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, यहाँ तक आया, और वो अब एकदम पूरा तप्त हो चुका। अब उसके आगे वो तप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबको पता है शुरुआत में गर्म होगा तो वो जितना गर्म होगा वो केवल गर्म होने में खर्च करेगा। फिर धीरे धीरे जब ताप बढ़ेगा तो वो अपनी ऊष्मा को कुछ बाहर फेंकने लगेगा। जितनी लेगा, लिया 100, 50 फेंका, फिर क्या होता है, लिया 100, बाहर कितना फेंक दिया, 70, लिया 100, बाहर कितना फेंका, 80। तो लगातार जितना लेता उस हम क्या करते हैं, पहले ज़्यादा एनर्जी लेते हैं, बाहर कम। फिर लेकिन एक समय क्या आता है, वो जितनी ऊर्जा को अंदर लेता है उतनी ऊर्जा को बाहर फेंक देता है। अब मान लो वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो गया। अब उसके बाद उसको जितनी ऊर्जा मिलेगी, अब वो उसके ऊपर नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको जितनी ऊर्जा मिलेगी वो पूरी ऊर्जा कहाँ निकाल देगा, बाहर एटमॉस्फेयर में। और जब बाहर निकालेगा तो कमरा भी क्या होगा, गर्म हो जाएगा। अच्छा, ऐसा होता क्यों? क्योंकि दोनों के ताप में डिफरेंस होता है, इसलिए वो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। हमने क्या पढ़ा था, ऊष्मा क्या होती है, हर चीज ऊंचे से नीचे प्रवाहित होती है। तो ऊष्मा की हाई हीट से लो हीट की ओर प्रवाहित होगी, उच्च ऊष्मा से निम्न ऊष्मा की ओर, उच्च ताप से निम्न ताप। तो जब इसको गर्म करेंगे इसका ताप ऊपर होगा, पहले नहीं गर्म था तो कमरे का ताप भी उतना, इसका भी ताप उतना। गर्म करना चालू कि इसका ताप बढ़ा, कमरे का कम, तो ये क्या होगा, गर्म ताप से निम्न ताप की ओर हीट जाएगी। लेकिन क्या होगा, इसको ज़्यादा मिलेगी, ये ले ज़्यादा रहा लेकिन बाहर कम भेज रहा, ये ले ज़्यादा रहा बाहर कम भेज रहा, लेकिन इसको हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये बाहर भेजने की दर को भी बढ़ाता जाएगा। लेकिन एक ऐसा समय आता है ये जितनी ऊष्मा को लेता है उतनी भेज देता है। लेकिन उस समय तक ये गर्म हुआ, 1500, 2000 तक गर्म हो गया। अब उसके बाद ये जितनी करंट पाएगा वो उससे जितनी हीट बनाएगा उसको बाहर भेज देगा। जितनी पाया बाहर भेज दिया, जितनी पाया बाहर भेज दिया। अब उसके बाद इसका जो है ताप बिंदु और आगे नहीं बढ़ेगा। गलनांक बिंदु तो यहाँ पे था और ये यहीं तक आया। तो बताओ क्या ये पिघलेगा? नहीं पिघलेगा। लेकिन हमने अगर इससे कम लिए होते, यहीं तक लिए होते, तो क्या होता, पहले ही पिघल जाता। गर्म होने के पहले पिघल गया, बह गया, काम ही ना होता। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा लेते हैं जिसका गलनांक बिंदु क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। बेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, याद रखेंगे हम लोग। दूसरी चीज़ क्या, एक तो यही हो गया। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं कि मान लो कभी कभी कुछ धातुएं गर्म ज़्यादा होती तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और वो धीरे धीरे क्या होती, भुरभुरी होकर, तो गर्म करो ज़्यादा, क्या होता है, कभी कभी हम लोग जब 100 वाट का बल्ब लगाते थे, कुछ समय बाद वो क्या होता था, हम देखते थे नीचे उसका चूरा जो है चूरे के रूप में गिरता रहता था। क्यों? क्योंकि हालांकि उसमें हम लोग नाइक्रोम डाल देते, एयर निकाल देते, लेकिन क्या तब भी कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन घर में हीटर लगाते, कुछ समय बाद देखते पत्ती क्या होती, पिघलना चालू होती, लेकिन कुछ समय बाद, बहुत समय बाद, तुरंत नहीं होता। तो हम क्या चाहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन कम हो। क्या हो, कम हो, ऑक्सीडेशन कम हो। ऑक्सीडेशन कब होता है, वायु के साथ अभिक्रिया कम हो, वायु के साथ अभिक्रिया ना करे। अभिक्रिया करेगी तो क्या होगा, भुरभुरा होकर गिर जाएगा, भुरभुरा होकर गिर जाएगा, चूरा हो जाएगा ना। क्या होगा, वो एलिमेंट जल्दी खराब हो जाएगा। तो हम यही चाहते हैं। लेकिन जब फिलामेंट टंगस्टन का हम क्या करते, बल्ब में बनाते थे, तो हम क्या करते थे, चूसक पंप से उस कांच के अंदर पैक करते थे, फिर वहां से हवा निकाल लेते थे। हवा क्यों निकाल लेते हैं बल्ब में, क्योंकि वही उसका वायु के साथ ऑक्सीडेशन ना हो। जब वायु निकाल लेते हैं उसके अंदर हम क्या भरते हैं, नाइक्रोम भरते हैं। नाइक्रोम बहुत अकरी गैस होती है, क्या होती है, इसीलिए बल्ब में क्या भरी जाती है, बल्ब में वायु निकालकर हम लोग क्या भर देते हैं, ये बोर्ड में पूछे जाते हैं, नाइक्रोम भर देते हैं। नाइक्रोम क्यों भरते हैं, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन ना हो, और ऑक्सीडेशन होगा तो जल्दी क्षयित हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उसके क्षय से बचाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। तीसरा हम क्या चाहते हैं कि सामान्य अगर कापर का तार लगा देंगे करंट आसानी से फ्लो हो जाएगी, गर्मी नहीं होगा। तो क्या चाहते हैं, उसका मेल्टिंग भी कम होता है। कि वो अगर हीटर के रूप में यूज कर रहे हैं तो उसका प्रतिरोध हाई हो, प्रतिरोध अत्यधिक हो, क्या हो, अत्यधिक हो, ठीक। बाकी करंट तो डिपेंड ही करता था। ये हम लोग इतनी सारी चीज़ें सीख ली, ये सारी चीज़ों में निर्भर करता है। अब ये समझने के बाद जो भी स्ट्रक्चर या संरचना है आप लोग आराम से पढ़ेंगे, सब समझ में आएगा कि कैसे बल्ब में क्या होता था, बाहर कैसे पत्तियां लगा दी जाती है ना, उसको हवा कैसे निकाल ली जाती है, यही सब पढ़ना। वो आप लोग आराम से पढ़ लेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं। कहोगे अगर कमेंट में कहते हो तो मैं विद्युत हीटर और दोनों का संरचना के साथ वो भी समझा दूंगा। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को लगाएंगे, ठीक है। तो
तो आज की क्लास को हम लोग यही समाप्त करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं ये विद्युत शक्ति के बारे में कि विद्युत शक्ति क्या होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्लास 9 में मैंने पढ़ा भी दिया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या आज ही देख लेते हैं, कल की क्लास में देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको कहते हैं वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या, कौन सी ऊर्जा कहते हैं? वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा क्या होती? अच्छा, कार्य करने की दर ही क्या कहलाती थी? सामर्थ्य कहलाती थी। कार्य करने की दर क्या कहलाती थी? सामर्थ्य। तो वैद्युत सामर्थ्य को देखना है ना, इलेक्ट्रिकल पावर। वैद्युत सामर्थ्य देखना क्या होता है, तो कार्य करने की दर क्या कहलाती? सामर्थ्य कहलाती है। सबको पता है। कैसे? घर में आपने मजदूर बुलाया, मैं बहुत बार हमेशा उदाहरण देता हूँ। एक मजदूर क्या करता है, 1 घंटे में केवल 50 ईंटें चढ़ा पाता है, दूसरा 100 चढ़ाता है। तो किसकी सामर्थ्य ज़्यादा है? जो 100, वो उस समय में जितना ज़्यादा कार्य कर लेगा वो उसकी क्या कहलाएगी? सामर्थ्य ही तो कहलाती है। रस्सा कूद चढ़ रहा था, एक जो है केवल 1 मिनट में 3 मीटर चढ़ा, दूसरा 2 मिनट में 4 मीटर चढ़ा, किसकी सामर्थ्य ज़्यादा है? जो 1 मिनट में 3 चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब वो 2 में 4 चढ़ता तो 1 मिनट में कितना चढ़ेगा? 2 ही मिनट, है ना, 2 ही मीटर। तो हमने क्या देखा कि हम समय को फिक्स करते हैं कि उतने समय में कौन कितना ज़्यादा काम करता है, वो उसकी क्या कहलाएगी? सामर्थ्य। तो एक लिमिट समय में जो जितना ज़्यादा वर्क कर लेता है वो उसकी क्या कहलाती है? सामर्थ्य कहलाती है। तो हम वैद्युत सामर्थ्य में क्या कहेंगे कि वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर, जो ज़्यादा व्यय करेगा लोड, उसकी सामर्थ्य क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक, तो अगर मान लीजिए t समय में W वर्क करता हो तो 1 यूनिट समय में W अपान क्या होता था? t, और इसी को हम क्या कहते थे? सामर्थ्य कहते थे। क्या कहते थे? सामर्थ्य, W अपान t। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? वैद्युत सामर्थ्य के लिए हम वैद्युत सामर्थ्य क्या यूज करेंगे? W इक्वल टू हम लोग पढ़ चुके थे V इंटू आई टी होता था। मैं इसको जल्दी जल्दी किए दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। क्या होता था? W को ये हम क्या पढ़े थे? V इंटू आई इंटू टी। टी से टी कट गया, हमारा फार्मूला क्या बना? P इक्वल टू V इंटू आई। ये हम लोग याद रखेंगे, वोल्ट इंटू एम्पियर। और हम वैद्युत सामर्थ्य को किससे दिखाते हैं? P का मात्रक किसका होता है? P का मात्रक वाट से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? वाट। अर्थात वैद्युत सामर्थ्य की मात्रक क्या होती है? वाट। किसके सम्मान में? जेम्स वाट के ऑनरेबल, है ना, जेम्स वाट के सम्मान में इसका किसका क्या रखा गया? मात्रक। P का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। देखो, हम क्या देखते हैं कि घरों में जब बिजली यूज होती है तो वो किस में यूज होती है, और वाट इंटू सेकेंड में किस में होती है? तो घरों में जब यूज होती है तो हम देखते हैं कि वो 1 घंटे में कितनी ऊर्जा को खर्च कर रहा है। तो जो घर में ऐसे वाट इंटू घंटा होता है, लेकिन घर में क्या कि वो 1 घंटे में कितने किलो, तो घर में जो यूज होती है वो 1 किलो वाट घंटे की होती है। उसको हम क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BTU कहते हैं। और 1 घंटे में जितनी भी ऊर्जा को व्यय करता है वो उसकी क्या कहलाती है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट कितना होता है? 1 किलो वाट कहते हैं। किसको कहते हैं? 1 किलो वाट। ठीक है, 1 किलो वाट आवर। 1 घंटे में वो जितनी ऊर्जा को 1 घंटे में वो कितनी ऊर्जा व्यय करता है, लेकिन कितने का सामर्थ्य होना चाहिए? 1 किलो वाट का। 1 वाट का नहीं, 1 किलो वाट। ठीक, ये मैंने क्लास 9 के वीडियो में भी बनाया था, आप लोग चाहेंगे तो पूरा देख लेंगे यहाँ पे। तो 1 यूनिट को हम बदलते, किलो को बदलोगे वाट में तो 1000 से गुणा कराओगे, घंटे को बदलोगे 3600, अब किस में हो गया? सेकेंड में हो गया। ये वाट इंटू सेकेंड। अब ये वाट इंटू सेकेंड में है तो इसको हमने 3 2 5 0, तो 36 इंटू 10⁵, ये वाट इंटू क्या हो गया? सेकेंड हो गया। वाट इंटू सेकेंड, है ना, वाट इंटू सेकेंड, तो वाट इंटू सेकेंड। अब हमने कहा क्या होता है? वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड। और वाट इंटू सेकेंड को ही हम लोग क्या कहते थे? जूल कहते हैं। वाट इंटू सेकेंड जिसमें लिखा जाता है वो क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, इसको 1 पावर और ले जाओगे, 3.6 इंटू 10⁶ वाट इंटू सेकेंड को क्या लिखते हो? जूल। तो जो 1 यूनिट होता है वो किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल, है ना। क्लास 9 का एक लेक्चर पढ़ा हुआ है, इसको अगर एक्सप्लेन में देखना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ देख लीजिए। बाकी वैद्युत सामर्थ्य यही होता है। अब हम लोग इसमें जब सवाल आएगा तो उसमें समझा देंगे कि इतने बल्ब लगे हुए हैं, इतना 1 हीटर लगा हुआ, महीने में कितना खर्चा होता है। तो जितना भी खर्चा होता है उसकी व्यवहारिक यूनिट किस में लिखते हैं? यूनिट में लिखते हैं, और उसका कितना होता है ये आप लोग देख चुके हैं। चलिए आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में क्या चालू करेंगे? इसके आंकिक प्रश्न को हम लोग चालू करेंगे। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि।